हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपके सवाल पूछे गए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके होने वाले हैं। 2024 तक कंप्यूटर से आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं RSM-SSB के द्वारा, इन सवालों की हम चर्चा करेंगे और लगभग 300 प्लस सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। लगभग 300 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये कंप्यूटर का एक आपका मैराथन वीडियो होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपका रहेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा। आप लोगों को भी पता है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल जो है वो RSM-SSB के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो अगर यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा तो उसे गलत ना करें आप। तो इसके लिए आज हम 300 प्लस सवाल करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम, इसके अलावा वीडियो एग्जाम, इसके अलावा चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा स्पीड से हम चलेंगे क्योंकि 300 प्लस सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो पहला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और लगभग सभी सवाल यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है आपका, लेन का पूर्ण रूप है। तो LAN, लेन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर आपसे WAN पूछा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हैं? तो कंप्यूटर की कौन सी अभिलाक्षणिकताएं हैं? परिसरमिता, बहुमुखी, सटीकता, ये सभी। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है वो एकदम सटीक जानकारी देता है, बहुमुखी होता है, परिसरमिता, तो ये सभी जो है ये कंप्यूटर की अभिलाक्षणिकताएं हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आउटलुक एक्सप्रेस है एक। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो होता है ये क्या है दोस्तों? आपका प्रोटोकॉल, ब्राउजर, नेटवर्क या फिर आपका ईमेल क्लाइंट। तो ये भी आपका पटवार एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर ईमेल क्लाइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या हो जाएगा? आपका ईमेल क्लाइंट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर में जब हम एक बार प्रोग्राम या जो भी डेटा है वो प्रोवाइड करवा देते हैं तो फिर उसमें इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या लक्षण है? इस लक्षण की विशेषता क्या कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी वो ऑटोमेटिक सारा काम कर देता है। अगला सवाल देखिए, आपके कंप्यूटर को मेलेसियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता कौन नहीं करता है? विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, ब्राउज़र, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो सहायता नहीं करता है? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो देखते पता लग रहा है यहाँ पर ब्राउज़र जो है दोस्तों वो सहायता नहीं करता है, फायरवॉल करता है, डिफेंडर करता है और एंटीवायरस करता है। अगला सवाल देखिए, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है। तो वेबसाइट से दोस्तों अवैध मूवी जो डाउनलोड की जाती है तो उसकी परिभाषा क्या है? ये यहाँ से पूछी गई है आपसे। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों? पायरेसी ये कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, पायरेसी। ये आपके पटवार एग्जाम 2015 में पूछा गया था। पहले हम पटवार एग्जाम में पूछे गए सवाल देखेंगे, वीडियो एग्जाम के देखेंगे, फिर 2024 में जो आपके सवाल आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। GUI का क्या अर्थ है? तो GUI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स एंड टूल्स पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर इस्तेमाल कमांड्स और टूल्स जो होते हैं उन पर जल्दी पहुंचने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टूल बार का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? यानी कि यहाँ पर सिनोनिम जो होते हैं उन वर्ड्स को ढूंढने के लिए कौन सी यहाँ पर की यूज में ली जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सी की हो जाएगी आपकी दोस्तों? समानार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और इसे ही थिसारस भी कहा जाता है। तो थिसारस जो होता है वो इसे ही कहा जाता है, वो आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक डिजिटल हस्ताक्षर है। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपसे पूछा गया है। एक डिजिटल हस्ताक्षर जो है एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। तो ये आपके अद्वितीय कुंजी याद रखना आप दोस्तों, अद्वितीय कुंजी के साथ होता है। तो एक प्रमाणीकृत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है अद्वितीय कुंजी के साथ जो कि केवल एक प्रेषक जानता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल 2 बार एग्जाम में आ चुका है तो फिर से पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, ALU है
तो ALU जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो दूसरे को अगर वह डेटाबेस सुविधा प्रदान कर रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे दोस्तों डेटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय जो है दोस्तों ये कहाँ पर प्रदर्शित होता है आपका, ये आपसे पूछा गया है। तो दिनांक और समय आपको पता होगा दोस्तों, डेस्कटॉप पर आपका जो नीचे नीचे होता है वहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसे कहा जाता है सिस्टम ट्रे पर। क्या कहा जाएगा? उसे सिस्टम ट्रे पर कहा जाएगा। ठीक है, स्टेटस बार भी आपकी नीचे नीचे होती है, तो सिस्टम ट्रे पर आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपके दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ये पटवार एग्जाम 2015 में पूछा गया था, फिर से रिपीट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, URL से तात्पर्य है। तो URL जो होता है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक गलत प्रदर्शित हो रहे हो तो इसका प्रयोग रीसेट कर सकते हैं। तो किसके प्रयोग से इसे रीसेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कंट्रोल पैनल जो होता है दोस्तों इसके प्रयोग से इसे रीसेट किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी का जो आपका कंप्यूटर था दोस्तों इसमें क्या प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोरस, सिलिकॉन चिप। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था आपका प्रथम पीढ़ी में, और दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। तो सूचना तकनीकी अधिनियम जो है ये भारत में कब संशोधित किया गया दोस्तों? तो ये आपका 2008 में संशोधित किया गया था, ये आप याद रखिएगा। सूचना तकनीकी अधिनियम जो है ये भारत में कब संशोधित किया गया? तो ये 2008 में आपका संशोधित किया गया था। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क एक रूप है। तो इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क जो है दोस्तों ये किसका एक रूप है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसका रूप हो जाएगा? तो गैर दुकान, खुदरा बिक्री और नॉन स्टोर रिटेलिंग का ये रूप हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, गैर दुकान और खुदरा बिक्री। अगला सवाल देखिए, एक पिक्सल होता है। तो एक पिक्सल जो होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक पिक्सल तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग होता है। तो तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग एक पिक्सल होता है, और पिक्सल से मिलकर ही आपका रेजोल्यूशन बनता है दोस्तों। ठीक है, फिर उसी से हमें जो पिक्चर होती है वो साफ दिखाई देती है। डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर वाला 2 बार पूछा जा चुका है, ये आप याद रखिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर सिग्नेचर जो है ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर हो जाएंगे। तो कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर सिग्नेचर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? सॉरी यहाँ पर ए नहीं होगा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। ठीक है, पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इस सवाल को आप याद रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग सवाल है। यहाँ पर इसका आंसर ये कुंजी आप याद रखना दोस्तों, ये कुंजी वाला बार बार ऑप्शन में दिया जाता है, पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 2 बार ये सवाल आ चुका है, याद रखिएगा। डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन होता है। अगला सवाल देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? तो प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर पूछा गया है दोस्तों, कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? ये ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आपका पूछा गया था दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों पहला लैपटॉप कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा? इप्सन हो जाएगा, और ये आपका 1981 में जो है वो प्रस्तुत किया गया था। इसे याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इप्सन जो है ये आपका पहला लैपटॉप कंप्यूटर हो जाएगा, और इसे कब विकसित किया गया? तो 1981 में दोस्तों इसे मार्केट में प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की प्रथम से 5 पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला यहाँ पर सही है? ये भी आपकी वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो कौन सी श्रृंखला यहाँ पर सही है? तो सबसे पहले तो आपका इनाइक आ जाएगा, फिर ट्रांजिस्टर है, CDC 6600 आ जाएगा, ठीक है, VLSI आ जाएगा, फिर आपका परम आ जाएगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी से लेकर 5 पीढ़ी तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कौन सा कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया गया था। जैसे कि आपका IBM 360 है, वो आपका तीसरी पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। परम आपका 5वीं पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। तो इस तरीके से याद रखना है। CDC 6600 आपकी तीसरी पीढ़ी में डिजाइन हुआ था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी में डिजाइन हुआ, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? तो वैक्यूम ट्यूब जो है दोस्तों इसका आविष्कार कब किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आविष्कार कब किया गया? 1906 में किया गया था। तो याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब जो है इसका आविष्कार 1906 में किया गया था, और ये आपकी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है। तो बताइए ट्रांजिस्टर जो हो जाएगा ये आपकी कौन सी पीढ़ी का है दोस्तों? तो ट्रांजिस्टर जो है ये तो आपका दूसरी पीढ़ी का है। तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर VLSI मशीन लैंग्वेज और परम यहाँ पर दिया गया है।
तो VLSI आपका कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा दोस्तों? तो VLSI जो है ये कौन सी पीढ़ी का आपका हो जाएगा? VLSI। और एक आपका था ULSI। ठीक है, तो VLSI जो है दोस्तों ये आपकी कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और यहाँ पर बी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 1 और मशीन लैंग्वेज आपकी कौन सी पीढ़ी की हो जाएगी? पहली पीढ़ी की हो जाएगी। और परम जो है ये आपकी 5वीं पीढ़ी का हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मल्टीमीडिया होता है तो मल्टीमीडिया आपका क्या होता है? तो ये ऑडियो श्रव्य और वीडियो श्रव्य दोनों होता है। तो ए और बी यहाँ पर दोनों आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया था और ये सवाल आपका फिर से पूछा जा सकता है दोस्तों। IBM 360 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो IBM 360 जो है दोस्तों ये आपकी तीसरी पीढ़ी का हो जाएगा। कौन सी जनरेशन का हो जाएगा ये आपका दोस्तों? 3rd जनरेशन का हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। USB का पूर्ण रूप है, तो USB जो आपकी होती है दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी आपके सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया था। तो 2024 में जो भी आपके सवाल पूछे गए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डेटा को कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न संघटकों के मध्य भौतिक तारों का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों जब तारों का उपयोग करके विभिन्न संघटकों के मध्य भौतिक जो आपके कंप्यूटर सिस्टम बैठाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? बस कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती है? तो कौन सी पीढ़ी जो है दोस्तों वो सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करती है? तो ये कौन सी पीढ़ी आपकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी पहली पीढ़ी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? तो कंप्यूटर का कौन सा यूनिट जो है वो सभी प्रकार के परिकलन करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ALU हो जाएगा। और ये आपके संगणक एग्जाम 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रोसेसर को बनाने में प्रयुक्त विभिन्न घटकों को एक जगह एकत्रित किया जाता है ताकि स्मार्टफोन में समा सके, इसे जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। इसे क्या कहा जाएगा? सिस्टम ऑन ए चिप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सिस्टम ऑन ए चिप कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो विभिन्न घटक है उनको एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? सिस्टम ऑन अ चिप। ये आपकी सूचना सहायक एग्जाम 2024 में पूछा गया था। तो महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कंप्यूटर आपका कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों? तो ये आपका स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था दोस्तों? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में ये आपका स्थापित हुआ था। रजिस्टर किसका समूह है? तो रजिस्टर जो है ये किसका समूह हो जाएगा? तो ये आपका किसका समूह है दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप, ओर गेट, एंड गेट, कोई नहीं। तो ओर गेट नोर गेट का तो यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है, एंड गेट का। तो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर किसका समूह है दोस्तों? तो फ्लिप फ्लॉप का समूह है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? तो पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका जनक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हरमन होलीरथ को कहा जाता है। हरमन होलेरिथ जो है दोस्तों इनको पंच कार्ड का जनक कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो AI का प्रयोग करने वाले जो कंप्यूटर थे ये आपकी कौन सी पीढ़ी से संबंधित हो जाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाएगा। तो ये आपकी 5वीं पीढ़ी से संबंधित हो जाएंगे। जो आपकी लास्ट पीढ़ी है दोस्तों 4th जनरेशन, उससे संबंधित हो जाएंगे आपके दोस्तों AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर। तो AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर आपके 5th जनरेशन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल जो पोर्ट्स होते हैं आपको उनको कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो कौन से पोर्ट को कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सीरियल पोर्ट जो होता है दोस्तों इसे कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, कॉम पोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो यही आपका सीरियल पोर्ट भी होता है। ठीक है, तो यही आपका सीरियल पोर्ट होता है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी इसी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट तो आपका वहाँ काम आता है जहाँ पर स्कैनर और फिर आपके दोस्तों प्रिंटर को जोड़ना होता है। तो स्कैनर प्रिंटर को जोड़ने के लिए फिर पैरेलल आपका पोर्ट का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था। तो भारत के स्वदेशी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये शक्ति हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? भारत का पूछा गया है तो भारत का पहला कौन सा था माइक्रो प्रोसेसर? शक्ति था। अगला सवाल देखिए, गीगो से तात्पर्य क्या है? तो गीगो से क्या तात्पर्य है आपका, बताइए। GIGO, तो गार्बेज इन और गार्बेज आउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी जो पहले आएगा यानी जो हम डालेंगे वही निकलेगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, सेलेरॉन,
पेंटियम, ये पेंटियम काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा कोर क्रम जो है ये किसके प्रकार है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके प्रकार हो जाएंगे, माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार हो जाएंगे। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार है। पेंटियम जो होता है ये माइक्रो प्रोसेसर आपका होता है। तो सेलेरॉन, पेंटियम और कोर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के आपके प्रकार है। अगला सवाल देखिए, जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य है। तो जीपीएस प्रणाली जो है इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जीपीएस प्रणाली आपकी नेविगेशन एंड पोजीशनिंग के लिए यूज में ली जाती है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एचटीटीपी का पूर्ण रूप है। तो एचटीटीपी जो है दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है एचटीटीपी। और अगर यहाँ पर एस लगा दिया जाए तो ये एस वाला नहीं होता है दोस्तों, एस वाला अलग होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर एचटीटीपी याद रखना आप। एचटीटीपी जो होता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एस का मतलब तो आपका फिर सिक्योर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, पीछे एस और लगा दोगे आप तो इसका मतलब सिक्योर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है। तो नेटवर्क का एक प्रकार आपका कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो नेटवर्क का एक प्रकार कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेन राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका वेब ब्राउजर नहीं है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, जीमेल। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों वेब ब्राउजर नहीं है। तो जीमेल यहाँ पर वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स ये आपके वेब ब्राउजर हो जाएंगे। ये आपका 2024 में आया था। ये आपका जूनियर अकाउंटेंट में आया था 2024 में। कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो दोस्तों जो कि सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो ये आपका टीसीपी होता है। कौन सा होता है दोस्तों, टीसीपी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ओएसआई मॉडल में कितने परतें हैं। तो ओएसआई का जो मॉडल होता है दोस्तों उसमें आपकी कितनी परतें होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओएसआई मॉडल में आपकी 7 परतें होती है। कितनी परतें होती है दोस्तों, 7 परतें यहाँ पर आपकी होती है। अगला सवाल देखिए, ईमेल में बीसीसी क्या है। तो बीसीसी क्या होती है दोस्तों, तो ये आपकी क्या होती है बताइए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सा अटैक किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रोग्राम करने से रोकता है। तो कौन सा अटैक जो है किसी मान्य उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का प्रयोग करने से रोकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा आपका सर्च इंजन नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, पोर्टेबल, पैकेट, पाउच, प्राथमिक। तो कौन सा यहाँ पर आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, काफ़ी डेंजर सवाल है, 2024 में पूछा गया आपके सूचना सहायक में। पोर्टेबल, पैकेट, पाउच और प्राथमिक। तो यहाँ पर कौन सा जो है दोस्तों ये आपका सर्च इंजन नहीं है। तो पैकेट यहाँ पर आपका सर्च इंजन नहीं है, यानी कि पोर्टेबल भी है, पाउच भी है और प्राथमिक भी है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ये पूछा जा सकता है। तो प्रथम कंप्यूटर वायरस आपका क्रीपर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्रीपर जो है ये आपका प्रथम कंप्यूटर वायरस है। अगला सवाल देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसने किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है दोस्तों इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। IPv6 एड्रेस का साइज होता है। तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IPv6 जो होता है दोस्तों इसका एक्चुअल साइज आपका क्या होता है, यानी कि कितने बिट होता है। तो 128 बिट ये होता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना जो IPv4 होता है उसका साइज कितना होता है। IPv4 जो होता है उसका साइज कितना होता है। 6 का तो कितना हो गया, 128 बिट हो गया। ठीक है, लेकिन जो IPv4 होता है उसका साइज आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने कराया था दोस्तों, तो ये एप्पल के द्वारा करवाया गया था सर्वप्रथम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एक वैश्विक पता एड्रेस है जो कि इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, URL हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप याद रखना। भारतीय उपयोगकर्ता के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है। तो भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है और ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। तो ये प्रथम कौन सा हो जाएगा, एपिक हो जाएगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा एपिक जो है दोस्तों ये आपका प्रथम वेब ब्राउजर हो जाएगा। भारतीयों के द्वारा जो बनाया गया है या प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर जो है वो आपका एपिक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण कहलाता है। तो इंटरनेट पर प्रयोक्ता मशीन नहीं अपितु मनुष्य है के निर्धारण हेतु चुनौती प्रत्युत्तर परीक्षण आपका क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कैप्चा कहलाता है दोस्तों। ठीक है,
ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना बदलता नहीं है कहलाता है। तो वह इंटरनेट एड्रेस जो कि रोज़ाना बदलता नहीं है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो आपका आईपी एड्रेस होता है, लेकिन वो स्टैटिक हो जाएगा क्योंकि वो बदल नहीं रहा है। तो कैसा हो जाएगा? स्टैटिक आईपी एड्रेस आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका प्रोटोकॉल है? तो प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? HTTP, यहाँ पर आपके 2 डॉट लगे हुए हैं, ये www.google.co.in। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल आपसे पूछा गया है, प्रोटोकॉल कौन सा है दोस्तों? तो प्रोटोकॉल आपका हो जाएगा HTTP। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोकॉल आपका क्या हो जाएगा? HTTP हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट जो कुंजियाँ होती है, इन्हें किस कुंजी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपकी स्पेशल कीज़ होती है दोस्तों, तो इन्हें विशिष्ट कुंजी के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में भी जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को दोस्तों VDU के रूप में भी जाना जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? प्रचालन तंत्र, CPU, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। तो किसे दोस्तों एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है यहाँ पर? तो प्रचालन तंत्र जो है ये आपका हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो निवेश युक्ति का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यानी कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। तो देखने से पता लग गया स्कैनर जो है ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगला सवाल देखिए, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। तो डिस्प्ले कार्ड जो होता है इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? बताइए दोस्तों। तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए दोस्तों आपके डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स के डेटा भेजने के लिए डिस्प्ले कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का एक मानक लक्षण हो जाएगी आपकी दोस्तों? कौन सी हो जाएगी? टच पैड हो जाएगा। तो टच पैड आपको देखने को मिलेगा जो कि लैपटॉप का एक मानक लक्षण है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? यानी कि कौन सी यहाँ पर आउटपुट आपकी युक्ति है ये बताइए। कीबोर्ड इनपुट है, टच पैड आपका इनपुट है, लाइट पेन आपका इनपुट है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट जो है दोस्तों ये आपका आउटपुट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? तो कौन सा आपका डिवाइस जो है वो यूज़र प्रोग्रामेबल है दोस्तों, ये आपको बताना है। डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंटेलिजेंट टर्मिनल। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल की परिभाषा आप एक बार देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और के पदों में मापा जाता है। तो प्लॉटर की जो एक्यूरेसी होती है उसकी रिपीटेबिलिटी जो होती है इसको किस में मापा जाता है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसे रेजुलेशन में मापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्यूवेटी जो होता है किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाएगा? कीबोर्ड के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है टाइपिंग के लिए। अगला सवाल देखिए, डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं कहलाते हैं। तो मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट है, माउस पैड जो है दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, माउस पैड जो होता है वो तो पैड है एक तरीके से, तो वो आपका इनपुट डिवाइस कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्टिकल स्कैनर जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हम किसे कहते हैं? माउस को कहते हैं। DTP एक कंप्यूटर संक्षेपण है, इसका सामान्यतः अर्थ है। तो DTP जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला सवाल देखिए, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? तो हार्ड डिस्क जो होती है दोस्तों इनके 2 पक्ष होते हैं, तो दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं ये आपसे पूछा गया है। देखो पटवार एग्जाम 2015 में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। तो हार्ड डिस्क के जो दोनों पक्ष होते हैं वो किससे लेपित होते हैं? आपके चुंबकीय धातु ऑक्साइड से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपके दोस्तों सिमेट्रिक इनक्रप्शन को जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो सीक्रेट की इनक्रप्शन के रूप में सिमेट्रिक इनक्रप्शन को जाना जाता है। कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। तो कीबोर्ड किस तरीके का एक यंत्र है? तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो है आपका दोस्तों संचार अनुक्रम आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ओएस आ जाएगा, फिर डिवाइस ड्राइवर है, फिर आपका डिवाइस कंट्रोलर है, फिर आपका आईओ डिवाइसेज आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। पहले आपका डिवाइस ड्राइवर आएगा, फिर डिवाइस कंट्रोलर है, फिर आपका आईओ है। अगला सवाल देखिए, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। तो प्रोग्राम रद्द किससे हो जाता है दोस्तों। तो एस्केप कुंजी आपकी होती है, इससे आपका प्रोग्राम जो है वो रद्द हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, डिलीट मत कर देना। यहाँ पर एस्केप कुंजी जो होती है आपकी दोस्तों, आपने देखा होगा कीबोर्ड में एस्केप कुंजी जो होती है, इससे ही दोस्तों आपके प्रोग्राम को रद्द किया जाता है। अगला सवाल देखिए, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है। तो प्रिंटर का जो आउटपुट गुणधर्म है वो किससे मापा जाता है, ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपका डॉट प्रति इंच में मापा जाता है, DPI यानी डॉट प्रति इंच में दोस्तों गुणवत्ता उसकी मापी जाती है। ठीक है, गुणवत्ता जो होती है प्रिंटर की वो किस में मापी जाती है, डॉट पर इंच में मापी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। तो सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका प्लॉटर हो जाएगा दोस्तों। प्लॉटर से जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपका ग्राफिक्स प्रोडक्शन होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट के प्रशिक्षण अनुपूरकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो रोबोट्स के लिए यूज़ में लिया जाए, या फिर आपके गेम्स के लिए यूज़ में लिया जाए, फ्लाइट के लिए यूज़ में लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक आपका हो जाएगा दोस्तों। जॉयस्टिक को किधर भी मोड़ा जा सकता है, ये चारों तरफ घूमता है आपका दोस्तों, एक हैंडल होता है ये आपका। ठीक है, तो रोबोट्स के परिचालन में, कंप्यूटर गेम के खेलों में, फ्लाइट के प्रशिक्षण अनुपूरकों में इसको यूज़ में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो बता दीजिए, कीबोर्ड के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो आपका सही नहीं है। कंट्रोल की टैब, कमांड की कैप्स लॉक, पंक्चुएशन की सेमीकोलन, नेविगेशन की पेजअप। तो पेजअप जो है वो आपका नेविगेशन की हो गया, सेमीकोलन आपका पंक्चुएशन की हो गया, कैप्स लॉक जो है ये कमांड की नहीं है आपकी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ये सेट एग्जाम 2024 में आपका पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला है। यानी ध्वनि रहित है, ये आवाज़ नहीं आती है, उच्च गति का है, उच्च गुणवत्ता का है। तो ये कौन सा आपका प्रिंटर हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका लेज़र प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रिंटर हो जाएगा आपका, लेज़र प्रिंटर हो जाएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो आपका लेज़र प्रिंटर होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ण अंकीय पूर्णांश और विशेष पूर्णांश को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इनपुट डिवाइस जो है वो कैरेक्टर्स को इनपुट करने की अनुमति देता है। तो ये कौन हो जाएगा आपका, कीबोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है। तो प्रिंटर की कौन सी किस्म नहीं है, इंकजेट प्रिंटर आपने सुना होगा, लेजर जेट प्रिंटर, डॉट सॉलिड प्रिंटर, 3D प्रिंटर। तो यहाँ पर प्रिंटर की किस्म कौन सी नहीं है। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर भी होता है, इंकजेट भी होता है, 3D प्रिंटर भी होता है। ये डॉट सॉलिड प्रिंटर जो है ये नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, और ये आपका 2024 में पूछा गया है सवाल। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर पद्धति का वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर पद्धति का ऐसा हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्राप्त करने के लिए, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये आपका कुंजी पटल और माउस कहलाता है। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है। तो कौन सी आपकी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी जो है वो सबसे अधिक उन्नत है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3D प्रिंटिंग हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये जूनियर अकाउंटेंट 2024 में आपको पूछा गया है। 3D प्रिंटिंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी की सबसे अधिक उन्नत किस्म है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दोस्तों इसका उदाहरण पूछा जाता है, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है दोस्तों ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसे सीरियल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बार में एक मुद्रित प्रिंट करता है। तो ये एक बार में दोस्तों आपके क्या प्रिंट करता है, एक बार में ये आपका एक अक्षर प्रिंट करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आप याद रखिएगा, एक बार में ये आपका एक अक्षर प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। QR में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। तो QR कोड आपने देखा होगा, उसमें 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं।
जिसमें पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर और अंतिम नीचे से होता है। तो इस प्रकार का आपने QR कोड देखा होगा, एक यहाँ पर बॉक्स बना होता है, एक यहाँ पर बॉक्स बना होता है और एक बॉक्स आपका यहाँ पर होता है दोस्तों। तो ये तीसरे बॉक्स के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में। तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, आपके नीचे से ही आपके किस साइड पर हो जाएगा, तो नीचे से ही आपके किस साइड पर हो जाएगा दोस्तों, बाई साइड पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ये बायां हो गया तो ये बाईं साइड पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, लेफ्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है, तो कौन सी भाषा यहाँ पर प्रक्रियात्मक नहीं है दोस्तों, फोर्टोन, कोबोल, यहाँ पर पास्कल, इसके अलावा प्रोलोंग। तो यहाँ पर कौन सी आपकी प्रक्रियात्मक भाषा नहीं है, तो प्रोलोंग जो दिया गया है ये आपकी प्रक्रियात्मक भाषा नहीं है। अगला सवाल देखिए, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, तो वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग में ली जाती है, ये आपकी क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे निमोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे निमोनिक्स कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, DPI है, तो DPI क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डॉट पर इंच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं, तो बेलनाकार ड्रम आपका किस में होता है दोस्तों। ठीक है, बेलनाकार ड्रम आपका होता है, ये किस में आपका होता है, कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर, जॉयस्टिक, फ्लैट बैंड प्लॉटर। तो ये आपका किस में हो जाएगा, तो ये आपका लेजर प्रिंटर में होता है दोस्तों। तो किस उपकरण में आपका बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं, तो ये आपका लेजर प्रिंटर में होता है। और ये आप सेट के एग्जाम 2023 में पूछा गया था, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, तो एक बेलनाकार ड्रम जो है वो लेजर प्रिंटर के अंतर्गत भी होता है, जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिलान करना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, तो इसको मिलान कीजिए, बताइए आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका आंसर बताइए, बार कोड, OMR, यहाँ पर MICR, QR कोड और आपका OCR दिया गया है। एक बार में आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, किसको किसके लिए यूज़ में लिया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बार कोड जो है ये किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल के लिए यूज़ में लिया जाता है। OMR आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, MICR बैंक के चेक के लिए यूज़ में लिया जाता है। QR कोड ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अब बचा आपका OCR, तो ये छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण करता है, तो छपे हुए पेज का एडिटेबल टेक्स्ट के रूप में रूपांतरण करता है। और बार कोड याद रखिएगा, ये डिपार्टमेंटल स्टोर के लेवल के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए माउस यानी मूसा प्रणाली को किसने बनाया था, तो माउस को किसने बनाया था दोस्तों, तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है दोस्तों वो जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगा, या फिर पिक्सल दूर होंगे, पिक्सल नज़दीक होंगे, तो भैया यहाँ पर पिक्सल आपके नज़दीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा आपको पिक्चर उतनी ही साफ दिखाई देगी, और पिक्चर जितनी साफ दिखाई देगी पिक्सल्स आपके उतने ही नज़दीक होंगे। MICR से तात्पर्य है, तो MICR की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपका हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, याद रखिएगा, MICR की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। जो आपके ट्रैक्स होते हैं उनको विभाजित किया जाता है, फिर उन्हें आगे किस में विभाजित किया जाता है, तो उन्हें सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिर सेक्टर्स जो होते हैं वो फिर क्लाउड्स में चले जाते हैं। तो रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो रैम के लिए क्या सत्य नहीं है, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, तो ये बात तो सही है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, रैम हार्ड सी है, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, ये बात तो आपकी सही है दोस्तों। ठीक है, रैम जो है, रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो ये बात भी आपकी सही है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, तो रैम जो है ये हार्ड डिस्क भंडारण के समान है। ऑप्शन बी हो सकता है यहाँ पर गलत हो दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। एक बार इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लूँगा मैं, फिर आपको बता दूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सत्य नहीं है मैग्नेटिक डिस्क के लिए, तो कौन सा सत्य नहीं है, मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेसिस टेप की तुलना में बहुत कम है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, या फिर ये सभी। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होती है दोस्तों ये आपका सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं देता है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा।
केवल सिक्वेंशियल एक्सेस आपका मैग्नेटिक डिस्क नहीं देता है, वो मैग्नेटिक टेप आपकी होती है जो कि केवल आपका सिक्वेंशियल एक्सेस देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क है, तो डिस्केट जो होता है इसकी तुलना में हार्ड डिस्क आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क जो है ये अधिक महंगी होती है। तो डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी? अधिक महंगी होती है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है, तो गतिक रैम जो होती है दोस्तों यानी कि डायनेमिक रैम जो होती है उनको नियमित रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो आपकी स्टैटिक रैम होती है उसे नियमित रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? तो किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में रैम को नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी है जो कि आपकी अस्थायी मेमोरी है। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई आपकी कौन सी हो जाएगी? तो बताइए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पर आपकी टेराबाइट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो रैम आपकी कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? तो रैम आपकी कहाँ पर? मदरबोर्ड में, एक्सपेंशनल बोर्ड में, एक्सटर्नल ड्राइव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? मदरबोर्ड में हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा ठोस अथवा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो ठोस अथवा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका दोस्तों मेमोरी कार्ड भी है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी है, डीवीडी रोम यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 1 मेगाबाइट वास्तव में कितने किलोबाइट के बराबर होती है? तो 1 MB जो है वो किसके बराबर होती है? तो 1024 KB के बराबर होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? तो जानकारी की जो सामग्री होती है ये किसमें आपकी जमा हो जाती है? तो किसमें जमा हो जाती है दोस्तों? तो मेमोरी डेटा रजिस्टर में ये आपकी जमा हो जाती है। किसमें जमा हो जाती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। याद रखिएगा, तो जानकारी की सामग्री किसमें जमा होती है? आपकी मेमोरी डेटा रजिस्टर में। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। तो किसे मुख्य भंडारण कहा जाता है दोस्तों? एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट, मेमोरी। तो मेमोरी जो होती है इसे मुख्य भंडारण भी आपका कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। तो निर्माण के समय ही उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो ये आपकी रोम होती है दोस्तों। ठीक है, रोम जो होती है ये निर्माण के समय ही आपकी इंस्टॉल कर दी जाती है, प्री इंस्टॉल आपकी ये होती है। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? तो CD रोम जो है ये किसे प्रदर्शित करता है दोस्तों आपका? तो ये आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम यहाँ पर पूछा गया है। देखो, रोम का फुल फॉर्म तो आपका रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा और CD का कॉम्पैक्ट डिस्क आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार फ्रेश किया जाना चाहिए? तो प्रति सेकंड कई बार उसे फ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कौन सी मेमोरी आपकी हो जाएगी? डायनेमिक रैम हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी राशि जो है वो किसमें स्टोर की जा सकती है? तो हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर की जा सकती है। ठीक है, तो 16 में आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कैच मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? तो कैच मेमोरी जो है ये किन के बीच में कार्य करता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो कैच मेमोरी जो होती है ये CPU और रैम के मध्य कार्य करती है। ठीक है, CPU और रैम के मध्य आपकी कैच मेमोरी कार्य करती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है इसमें किस तकनीक का आपका इस्तेमाल होता है दोस्तों? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में आपकी लेजर टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गीगाबाइट से तात्पर्य है, तो गीगाबाइट जो होता है इससे क्या तात्पर्य आपका हो जाएगा दोस्तों? तो गीगाबाइट जो है GB यानी कि आपका, तो ये 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो कितने बिट जो है ये 1 बाइट के बराबर होते हैं, यानी 1 बाइट में आपके कितने बिट होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो 8 बिट होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? तो सत्य कथन आप बता दीजिए, वीडियो एग्जाम 2022 में आपका पूछा गया है। द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तथा भंडारण क्षमता कम होती है। प्राथमिक भंडारण इकाई क्रमिक अधिगम सिक्वेंशियल एक्सेस करती है। द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सत्य हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला आपका सत्य है और तीसरा सत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका गलत है, प्राथमिक भंडारण इकाइयाँ क्रमिक अधिगम करती है, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो मुख्य मेमोरी में क्या यूज में लिया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। SRAM, DRAM, PRAM, DDR। तो मुख्य मेमोरी यानी कि जो आपकी मेन मेमोरी है दोस्तों, उसमें क्या यूज में लिया जाता है? तो इसमें DRAM आपका यूज में लिया जाता है। क्या यूज में लिया जाएगा दोस्तों? DRAM आपका यूज में लिया जाएगा।
और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो डी रैम जो है दोस्तों ये आपका मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है, ये आप याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? डी रैम आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों उसका एक प्रकार कौन सा आपका नहीं है? तो बर्नौली होता है, डिस्क पैक होता है, विंचेस्टर होता है। सोगली नहीं होता है, ठीक है। बर्नौली होता है, डिस्क पैक होता है, विंचेस्टर होता है। सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज मेमोरी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बताइए? तो सबसे तेज मेमोरी इनमें देखा जाए तो कैश मेमोरी जो है ये आपकी सबसे तेज हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1 किलोबाइट तुल्य है, तो 1 KB जो है ये किसके तुल्य आपका हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों 1 KB जो होता है ये किसके तुल्य होगा, ये आपसे पूछा गया है। 8000 बिट, 1024 बिट, 512 बिट, उक्त में से कोई नहीं। अब ये सवाल सिंपल सा सवाल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या करोगे आप, कमेंट करके बताना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सी यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपकी हो जाएगी, बताइए दोस्तों? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो ब्लू रे डिस्क जो है ये आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो रैम के संबंध में कौन सा आपका सही है? तो रैम जो होती है ये वोलेटाइल होती है और टेम्पररी मेमोरी होती है। हालांकि मेन मेमोरी है लेकिन टेम्पररी है, ठीक है, और वोलेटाइल होती है, अस्थायी होती है। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1 पेटाबाइट जो होता है, महत्वपूर्ण सवाल है, सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया है, बताइए। तो 1 पेटाबाइट जो है ये आपका 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 1024 टेराबाइट के ये बराबर होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? तो अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर जो है दोस्तों ये हार्ड डिस्क के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन के लिए किया जाता है, जबकि का प्रयोग आंकड़ों के स्थायी संचयन के लिए किया जाता है जो कि परिवर्तित या मिटाए नहीं जा सकते। तो यहाँ पर तो आपका रैम हो जाएगा और यहाँ पर आपका रोम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रैम जो है ये अस्थायी है और रोम जो है ये आपकी स्थायी है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है कथन देकर, ठीक है। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित आपको बताना है दोस्तों, घटते क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम में बताना है। सबसे पहले MB है, फिर KB है, फिर बाइट है, फिर निब्बल है। एक निब्बल में आपके 4 बिट होते हैं, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन की तकनीक है जहाँ, तो आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन की तकनीक है जहाँ, ये सूचना सहायक में आपका पूछा गया है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय मेमोरी का मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है दोस्तों इसका मुख्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आभासी मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन की तकनीक है जिसमें द्वितीय मेमोरी जो होती है उसको मुख्य मेमोरी के रूप में भी आपका यूज़ में लिया जाता है, यानी द्वितीय मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी जो है उसको मेन मेमोरी की तरह भी यूज़ में लिया जा सकता है। HD रैम से तात्पर्य है, तो HD रैम की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, बता दीजिए। HD रैम से तात्पर्य आपका हो जाएगा दोस्तों सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा और ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। HD रैम की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अगला सवाल देखिए, CDR प्रकार की CD पर डेटा को, तो CDR प्रकार की CD पर डेटा को क्या किया जाता है दोस्तों? CDR, तो यहाँ पर R का मतलब होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो इसे कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ तो हम कितनी भी बार सकते हैं लेकिन लिख एक बार ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पेज फॉल्ट तब होता है जब, तो पेज फॉल्ट आपका कब होता है ये आपसे पूछा गया है। तो पेज फॉल्ट आपका कब हो जाएगा दोस्तों? पेज मेमोरी में मौजूद है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, डेडलॉक होता है या फिर आपकी बफरिंग होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पेज फॉल्ट आपका तब होता है जब आपका दोस्तों पेज मेमोरी में मौजूद है, पेज मेमोरी में आपका दोस्तों मौजूद, 1 मिनट होल्ड करना आप, पेज मेमोरी में मौजूद है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, डेडलॉक होता है और बफरिंग होती है। तो पेज फॉल्ट आपका कब हो जाएगा? तो पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो प्रोसेसर और मेमोरी की गति को असंतुलन
को न्यूनतम करने के लिए प्रयोग में ली जाती है, यानी असंतुलन जो हो रहा है उसको न्यूनतम करने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो ये ऐसी कौन सी मेमोरी आपकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी कैश मेमोरी हो जाएगी। एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं किस में विभाजित होता है? तो ट्रैक्स एंड सेक्टर में ये आपका विभाजित होता है। अगला सवाल देखिए, को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो किसको दोस्तों? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं डायनेमिक रैम को, ये आपका 3 बार आ चुका है। बूटिंग अनुदेश यानी बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये संग्रहित होते हैं। तो बूटिंग इंस्ट्रक्शन आपके किस में संग्रहित होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, रोम में आपके संग्रहित होते हैं और ये आपके प्री इंस्टॉल होते हैं दोस्तों। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, कैश मेमोरी निम्न दोनों में से किसके बीच में कार्य करती है? तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पहले भी पूछा जा चुका है। सीपीयू और रैम के मध्य आपकी कार्य करती है दोस्तों कैश मेमोरी। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल आपका 4 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? 4 बिट के आपके बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर आपका होता है दोस्तों उसके बारे में पूछा गया है। तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में पूछा गया है। इनपुट आउटपुट एक्सेस की गति को त्वरित करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है, सपोर्टिंग हार्डवेयर के बिना उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पर गलत दिए गए हैं और ये आपके पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया था। स्क्रीन का रिजोल्यूशन के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो स्क्रीन का रिजोल्यूशन किसके द्वारा निर्दिष्ट होगा? पिक्सल से बनते हैं आपके रेजोल्यूशन। फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोटोन से क्या प्रदर्शित होता है? तो फोटोन आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है, इससे क्या प्रदर्शित होता है? तो इसे कहा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रही है? तो कौन सी भाषा जो है बिना अनुवाद के कंप्यूटर के समझ में आ जाती है? तो ये कौन सी भाषा है आपकी? मशीन भाषा हो जाएगी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। यानी कि दो होते हैं दोस्तों आपके, एक तो इंटरप्रेटर होता है और एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? एक साथ पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या हो जाएगा बताइए? मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो सी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यह आपसे पूछा गया है। तो सी का आविष्कार जो है ये आपकी लैंग्वेज हो जाएगी सी। इसका आविष्कार डेनिस एम रिच्ची ने किया था। डेनिस एम रिच्ची किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो इंटरप्रेटर जो है ये ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लिया जाता है। किसके लिए? तो ये किसके लिए हो जाएगा? हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीनी भाषा में बदलने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। लिनक्स जो होता है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो लिनक्स जो है ये आपका सी भाषा में ही लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, सी लैंग्वेज में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा? एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड। तो यहाँ पर लिनक्स आपका करेक्ट होगा। ये लिनक्स जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका 2024 में पूछा गया है। ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? सेंटोस, मैक, लिनक्स, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो है दोस्तों ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा फायरफॉक्स। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका कौन सा नहीं है? एडोब फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस। तो यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो एडोब फोटोशॉप जो है ये आपका दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप पर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑटोकेड जो है दोस्तों ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, उबंटू, एंड्रॉइड, विंडोज एनटी ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं। फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो फाइल कंप्रेशन में प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। विन जिप जो होता है दोस्तों ये आपका फाइल कंप्रेशन के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों बताइए। तो ब्राउजर जो है या वो आपका सर्च इंजन हो जाएगा, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों सभी टॉपिक्स के सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी आपका एमएस वर्ड भी आएगा, एमएस पावर पॉइंट भी आएगा और एमएस एक्सेल भी आएगा। सभी टॉपिक्स जो है आपके कंप्यूटर के सबके सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं और सभी सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है
ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है, लेकिन डेटाबेस सॉफ्टवेयर यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो देखने से आपको पता लग गया, टेली, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट जो है ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डिवाइस ड्राइवर जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम में जो त्रुटि आपकी होती है दोस्तों, उनको खोजना या उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो प्रोसेस होता है, उसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया आपसे। जो प्रोसेस होता है उसे डीबगिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और बग किसे कहा जाएगा? बग त्रुटि को कहा जाएगा। ठीक है, और एक आपका पेज आता है, पेज जो होता है वो हटाना जो होता है वो पेज कहलाता है आपका। आगे देखिए, कोबोल और पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं। तो कोबोल और पास्कल जो है ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है? ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो कोबोल और पास्कल जो है ये आपके स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये क्या होती है दोस्तों? डिस्क स्थान पर निर्भर, ओएस निर्भर, मशीन स्वतंत्र, मशीन निर्भर। तो ये किस पर निर्भर होती है दोस्तों? तो ये निर्भर नहीं होती है, ये स्वतंत्र होती है, यानी मशीन से स्वतंत्र होती है आपकी, मशीन इंडिपेंडेंट। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? तो 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी आपकी हो जाएगी दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर आपकी एक तो मशीन हो जाएगी, एक असेंबली हो जाएगी और एक हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगी। तो मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक्स का पूर्ण रूप है, तो बेसिक जो है दोस्तों इसका पूर्ण रूप आपको बताना है, पूछा जा सकता है। बिगिनर्स ऑन पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो बिगिनर्स ऑन पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? फोटोन होती है दोस्तों, बेसिक होती है, कोबोल होती है। आस्की जो है ये आपकी नहीं होती है। ठीक है, आस्की आपकी जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो यहाँ पर लिनक्स जो है ये किस प्रकार का आपका प्रचालन तंत्र हो जाएगा? तो लिनक्स हमेशा याद रखना आप दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपका ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग जो होती है दोस्तों इसका क्या अर्थ आपका होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो कंप्यूटर को चालू करना जो होता है वही आपका बूटिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो कंप्यूटर को चालू करना यहाँ पर ही दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पुनः चालू करना जो होता है ये वार्म बूटिंग आपकी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है। तो एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को आप रन करवा रहे हो तो ये क्षमता आपकी क्या कहलाती है? तो ये मल्टीटास्किंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? तो विंडोज प्रचालन तंत्र का एक वर्जन यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? विंडोज एक्सपी आपका होता है, विंडोज विस्टा होता है, विंडोज 10 आपका होता है, विंडोज 9 यहाँ पर आपका नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 वाला नहीं होता है आपका। ठीक है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है? तो बता दीजिए भैया, ये क्या हो जाएंगे? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और आपके फोटो एडिटिंग जो है दोस्तों ये किसके उदाहरण है? तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। किसके उदाहरण है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ये सभी के सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है एप्लीकेशन के तौर पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग, पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो कंप्यूटर मेमोरी में लोड होगा जब एक कंप्यूटर चालू किया जाएगा, तो कौन हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा। एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और सुधारने की प्रक्रिया के लिए सही शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ये आपका डीबगिंग हो जाएगा। ये प्रक्रिया जो होती है ये आपकी डीबगिंग कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा एक एरर ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है? एक एरर जो होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम संभालता है। तो बताइए, प्रिंटर में पेपर में कमी, नेटवर्क में कनेक्शन का फेल हो जाना, पावर फेलियर, तो ये सभी के सभी कौन संभालता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका संभालता है। अगला सवाल देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है?
तो प्रशासनिक उपकरणों को कौन रखता है दोस्तों? तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व है जो कि प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? तो एक कंट्रोल पैनल आपका हो जाएगा। एक बूट स्ट्रैप है, तो एक बूट स्ट्रैप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो छोटा प्रोग्राम होता है वही आपका क्या हो जाएगा, बूट स्ट्रैप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो छोटा इंस्टॉलेशन प्रोग्राम होता है वही आपका बूट स्ट्रैप हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डिलीट होने के बाद विंडोज़ में फाइलें कहाँ जाती है? तो डिलीट होने के बाद विंडोज़ में जो फाइलें होती है वो कहाँ पर चली जाएगी? आपकी रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। इस सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया है। विंडोज़ 10 का कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? तो विंडोज़ 10 जो है ये कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग में लेता है, तो ये बताना है आपको दोस्तों। तो ये आपका NTFS, ये NTFS यूज़ में लेता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, NTFS ये यूज़ में लेता है। विंडोज़ 10 जो है ये कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग में लेता है? तो NTFS ये यूज़ में लेता है। अगला सवाल देखिए, विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्थायी रूप से हटाना है दोस्तों। ठीक है, नॉर्मली हटाते तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, स्थायी रूप से हटाना है, बिल्कुल गायब ही कर देना है। तो ये किससे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका शिफ्ट प्लस डिलीट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट के साथ में शिफ्ट भी लगा दो, तो शिफ्ट प्लस डिलीट ये आपका हो जाएगा दोस्तों। ये याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट जो है इसके प्रयोग से आप स्थायी रूप से किसी फाइल को हटा सकते हो। ये सेट एग्जाम 2024 में आपका पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो फाइलों को भंडारण करके हम कहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो इनको फोल्डरों में व्यवस्थित करते हैं। पुराने MS-DOS फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो पुराना जो आपका MS-DOS फेट फाइल प्रणाली होती है दोस्तों, उसमें बेस फाइल नाम की जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी होती है आपकी? तो ये 8 होती है दोस्तों। कितनी होती है आपकी? 8 होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यूज़र के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो यूज़र के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से किसे यूज़ में लिया जाता है दोस्तों? तो फाइल को यूज़ में लिया जाता है डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डेटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो ये आपका FTP हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? FTP। तो वह साधन जिससे इंटरनेट द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डेटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है, तो ये FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखिए, NTFS का मतलब है और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इंपॉर्टेंट है, NTFS जो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों। ठीक है, तो NTFS जो है ये आप याद रखिएगा क्या होता है। तो NTFS होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला सवाल देखिए, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है। तो एक ट्रांजैक्शन फाइल क्या स्टोर करती है दोस्तों? तो एक ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है दोस्तों वह उन चीज़ों को स्टोर करती है जो कि अक्सर बदलती रहती है। ठीक है, तो एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है जो डेटा अक्सर बदलता है, उसे स्टोर, याद रखिएगा, एक ट्रांजैक्शन फाइल किसे स्टोर करेगी? जो डेटा अक्सर बदल रहा है। अगला सवाल देखिए, BCD की सही पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? तो BCD की फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों, बताइए। बाइनरी कोडेड दशमलव इसका आंसर हो जाएगा, बाइनरी कोडेड दशमलव। आगे देखिए, त्रुटि की जांच के लिए मूल ASCII कोड में प्रत्येक बाइट की अंतिम आरक्षित बिट के कितने बिट्स उपयोग में करती है? तो ये 7 बिट आपके उपयोग में लेती है दोस्तों। द्विआधारी फाइल में मशीन द्वारा पढ़े जाने वाले संप्रतीक और होते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके दोस्तों? 1 और 0 होते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड आपके होते हैं। अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आधार होता है। तो अष्ट आधारी संख्या पद्धति में आपका आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ नाम से पता लग रहा है 8 हो जाएगा। षोडश आधारित प्रणाली में कितने प्रतीकों का उपयोग करती है? तो षोडश आधारित जो प्रणाली होती है ये 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। ऑक्टेल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? तो ऑक्टेल संख्या प्रणाली का आधार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑक्टेल यानी कि 8 आपका हो जाएगा। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कौन से अंक शामिल होते हैं? तो 0 से आपके 7 तक शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 7 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 से 7 आप याद रखिएगा, ये आपके ऑक्टेल नंबर सिस्टम में शामिल होते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, MS वर्ड के सवाल यहाँ पर शुरू हो चुके हैं आपके। इसके बाद में फिर आपके MS एक्सेल के सवाल है, फिर पावर पॉइंट के सवाल है। MS वर्ड एक उदाहरण है। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर जो है ये किसके लिए उपयोग में लिया जाता है?
तो एक वॉइस स्विंग HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइन प्रोग्राम यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज़ पूर्व निर्मित इमेजेस जो होती है से संदर्भित करती है। तो पूर्व निर्मित यानी रेडी फॉर यूज़ जो इमेजेस होती है ये किसे संदर्भित आपकी करती है? तो ये आपकी किसे संदर्भित करेगी दोस्तों? क्लिप आर्ट को संदर्भित करेगी। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में उपयोग के लिए तैयार रेडी फॉर यूज़ जो है इमेजेस ये क्लिप आर्ट को संदर्भित करती है। कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है? तो MS वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है? तो winword.exe, winword.exe याद रखिएगा, 2 से 3 बार आ चुका है ये सवाल। एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा घटक आपका आवश्यक नहीं है दोस्तों? एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक आपका आवश्यक नहीं है? तो डेटा सोर्स, मर्ज फील्ड्स, मुख्य डॉक्यूमेंट्स, वर्ड फील्ड्स। तो यहाँ पर वर्ड फील्ड्स की आवश्यकता नहीं है। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत आपका कितना होता है? तो MS वर्ड में आपका अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो ये आपका 500 होता है। याद रखिएगा, MS वर्ड जो है दोस्तों इसमें आपका अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है? 500 होता है। ठीक है, मिनिमम तो आपका 10 होता ही है, तो 10 और ये 500 होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड परफेक्ट दोनों हो जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से संबंधित नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई में कौन से आपके संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन से संबंधित नहीं है वर्ड प्रोसेसिंग में? तो सेल्स जो आते हैं दोस्तों ये आपके किस में आते हैं? ये एक्सेल में आते हैं। सेल किस में आ जाएंगे? एक्सेल में आएंगे। कैरेक्टर, शब्द और पैराग्राफ ये आपके किस में आ जाएंगे? वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। MS ऑफिस का वेद संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो MS ऑफिस का वेद संस्करण कौन सा नहीं है? ऑफिस XP होता है, ऑफिस 2010 होता है, ऑफिस मैनेजर यहाँ पर आपका नहीं होता है। निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है दोस्तों? बोल्ड होता है, रेगुलर होता है, इटैलिक होता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट आपका नहीं होता है। ठीक है, Ctrl+R के लिए प्रयुक्त किया है। तो Ctrl+R किसके लिए यूज़ में लिया जाता है दोस्तों? तो ये आपका किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये राइट अलाइन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो चुने गए पैराग्राफ को अगर राइट अलाइन करना है आपको तो Ctrl+R दबा दीजिए, राइट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, MS वर्ड में Ctrl+S होता है। यहाँ पर पूछा गया Ctrl+S जो होता है ये क्या होता है दोस्तों? तो बताइए Ctrl+S आपका क्या हो जाएगा? तो Ctrl+S जो है ये सेव करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, सेव करने के लिए आपका यूज़ में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, टेक्स्ट को केंद्र अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। तो अगर आपको सेंट्रल अलाइन करना है दोस्तों तो यहाँ पर कौन सी की यूज़ में ली जाती है? जैसे राइट में तो आपकी Ctrl+R थी, तो आपके सेंटर में करने के लिए Ctrl+E यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। Ctrl+C मत कर देना, Ctrl+E यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला सवाल देखिए, कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? तो ये आपकी एस्केप कुंजी हो जाएगी। MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? तो MS वर्ड जो होता है इसको शुरू करने के लिए आपकी कौन सी फाइल उत्तरदायी होती है दोस्तों? तो ये मैं बता चुका हूँ, winword.exe। MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक Ctrl+Shift+F5 संबंधित है। तो Ctrl+Shift+F5 जो है ये किससे संबंधित है भैया आपकी? बता दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ये सवाल आपका रिपीट हो सकता है। तो Ctrl+Shift+F5 जो है ये आपकी बुकमार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुकमार्क से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। Ctrl+N दबाकर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ये बात तो सही है। टेम्पलेट वह फॉर्मेट देती है जो एक डॉक्यूमेंट को उसका स्वरूप प्रदान करती है। तो ये बात भी सही है, यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए आप निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो F7 कुंजी का दोस्तों प्रयोग जो है ये वर्तनी जांचने के लिए किया जाता है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS ऑफिस में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? Ctrl+E हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। तो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में किसी लाइन या टेक्स्ट के नियंत्रण संरेखण के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+E है आपकी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस में ओपन कमांड है? तो ओपन कमांड आपकी कौन सी हो जाएगी? देखिए, ओपन कमांड काफ़ी सारी आपकी होती है, 3 होती है दोस्तों, मेनली 3 आपकी होती है। Ctrl+O आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा आपकी Ctrl+Shift+ एक आपकी F12 होती है दोस्तों, उसको भी याद रखना।
ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ओपन कमांड जो है वो एक बार मैं टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दूंगा, 3 कमांड ही आपकी होती है। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो ये स्टेटस बार करता है आपका। स्टेटस बार आपका नीचे नीचे होता है, जो डॉक्यूमेंट आपका ओपन है उसके बारे में जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? फॉन्ट कलर होता है, प्रभाव होता है, रेखांकन होता है, संरेखण यहाँ पर नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में पैराग्राफ संरेखण विकल्प नहीं है? तो एमएस वर्ड में पैराग्राफ संरेखण विकल्प कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? पूर्व अलाइनमेंट नहीं है दोस्तों। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, लेकिन पूर्व अलाइनमेंट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। निम्न में से किसकी मदद से एमएस वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं के लिए समान पत्र बना सकता है? तो समान पत्र कई प्राप्तकर्ताओं के लिए बना सकता है मेल मर्ज से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है दोस्तों? तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है, ये भी अच्छा सवाल है आपका। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Shift+F आपकी यूज़ में ली जाती है। तो Ctrl+Shift+ जो F है दोस्तों, ये आपकी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ओपन में ली जाती है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में F12 से क्या खुलता है? तो F12 जो है ये किसकी कुंजी होती है दोस्तों? तो सेव एज की आपकी ये कुंजी होती है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। ये आपके संगणक एग्जाम 2024 में पूछा गया है। एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पर्यायवाची शब्दों की जांच के लिए मैंने आपको बताया था थिसारस यूज में लिया जाता है, और इसकी शॉर्टकट कुंजी जहाँ तक मुझे याद आ रही है शायद Shift+ जो है वो इसकी Shift+F5 या F7। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना दोस्तों। थिसारस जो है इसकी कुंजी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, इसकी कुंजी हो जाएगी Shift+F5 होगी शायद, ठीक है। तो थिसारस की जो कुंजी है Shift+F5 होगी, और थिसारस जो है ये सिनोनिम ढूंढता है दोस्तों, यानी पर्यायवाची शब्दों की जांच के लिए जो शब्द आपको चाहिए वो ढूंढता है थिसोरस, ठीक है। इसकी कुंजी भी आप याद रखना, हो सकता है इस बार कुंजी आपकी पूछी जाए, तो इसको एक बार देख लेना। आगे देखिए, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन आपका प्रयोग किया जाता है? तो मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन जो है ये आपका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर कोलन बटन ही आपका यूज में लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी जो होती है इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? तो क्लिप आर्ट पिक्चर्स को जोड़ने के लिए। किसके लिए किया जाता है? क्लिप आर्ट पिक्चर्स को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट अलाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है? यानी कि आप किसी चीज़ को लिख रहे हो दोस्तों, तो फिर वो चीज़ भर जाती है, यानी वो लाइन आपकी फुल हो गई, तो फिर अगली लाइन में वो अपने आप चला जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्ड रैप कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वर्ड रैप कहा जाता है। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? तो गटर आपका क्या हो जाता है? मार्जिन होता है दोस्तों, तो गटर मार्जिन आपका हो जाएगा, ठीक है। गटर मार्जिन आपका बाइंडिंग के लिए यूज में लिया जाता है, याद रखिएगा। एमएस वर्ड में के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए बनाएं। तो एमएस वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए क्या बनाएं, ये आपको बताना है दोस्तों, बताइए। तो ये बुकमार्क होता है आपका। तो एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिंदु के नामकरण के लिए बुकमार्क आपको बनाना पड़ता है। आगे देखिए, कॉपीराइट संकेत बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपीराइट संकेत अगर आपको बनाना है तो किस कुंजी को यूज में लिया जाएगा दोस्तों? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोला गया है कॉपीराइट संकेत आपको बनाना है दोस्तों, तो इसके लिए यूज में लिया जाता है Alt+Ctrl+C। क्या यूज में लिया जाएगा? Alt+Ctrl+C, ठीक है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखते हैं? तो हेडर और फुटर आपको कहाँ पर दिखेंगे दोस्तों? तो ये आपको दोस्तों प्रिंट होने के बाद दिखते हैं, यानी कि आपको किस में दिखेंगे? प्रिंट लेआउट व्यू में दिखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है। आगे देखिए, एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? तो एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है एक लेटर को एनलार्ज करने के लिए? तो ये ड्रॉप कैप आपका हो जाएगा दोस्तों। ड्रॉप कैप के थ्रू हम एनलार्ज कर सकते हैं, वो बाय डिफॉल्ट 3 होता है आपका। आगे देखिए, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए में लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की सूची होती है। तो नामों और पतों की सूची ये आपकी क्या होती है दोस्तों? डेटा सोर्स। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वर्ड रैप फीचर होता है, तो वर्ड रैप फीचर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाज़ा लगा लेता है। जब आप महीने के पहले कैरेक्टर्स टाइप करते हैं, यानी कि कितने कैरेक्टर टाइप करोगे तो पता लगा लेगा, तो लगभग 4 कैरेक्टर तो आपको टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 कैरेक्टर टाइप करोगे फिर उसके बाद पता लगेगा। MS वर्ड के संदर्भ में समान सामग्री का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है। यदि प्रत्येक प्राप्तकर्ता का पता पत्र में जोड़ा जाना हो तो हम प्रयोग करेंगे। तो किसे प्रयोग मिलेंगे, तो डिस्कस कर चुके हैं, मेल मर्ज को यहाँ पर यूज़ मिलेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों आप, अब हम देखेंगे MS एक्सेल के सवाल, फिर इसके बाद हम देखेंगे पावर पॉइंट के सवाल। ठीक है, तो देखिए निम्न में से कौन सा जो है दोस्तों आपके प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है। तो रो और कॉलम की गणनाओं करने की सुविधा कौन देगा आपको दोस्तों, तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपको देगा। आपकी एक्सेस 2007 फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। तो 2007 वाली पूछी गई है दोस्तों, तो ये किसके साथ स्टोर होगी आपकी, .xlsx, यानी कि बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक एक्सेल वर्कबुक का एक संकलन है। तो एक एक्सेल जो है ये वर्कबुक का एक संकलन है। तो किसका संकलन है भैया ये, तो एक एक्सेल वर्कबुक का वर्कशीट का एक संकलन है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो एक एकल फाइल जो होती है या एक डॉक्यूमेंट जो होता है इसे क्या कहा जाता है, यानी यहाँ पर ये बोला गया है दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है आपको। एकल फाइल बोल रहा है, अगर आपको बोला जाए एकल फाइल या एकल डॉक्यूमेंट, यानी एकल आ जाए, एक चीज़ आ जाए, तो वर्कबुक आपको आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए आपको आंसर करना है। एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए, तो कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए दोस्तों कॉलम के दाईं सीमा जो होती है उस पर डबल क्लिक किया जाता है। अगर आपका कॉलम है और कॉलम को आपको ऑटो फिट करना है तो ये दाईं ओर जो है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है। तो दाईं ओर जब आप डबल क्लिक करते हो तो ये आपका ऑटोमेटिक जो है ऑटो फिट हो जाता है, यानी राइट साइड में आपको डबल क्लिक करना है। सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो सेल संदर्भ क्या होगा, तो G2 से आपका M12 के लिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका G2, यहाँ पर 2 डॉट आपको लगाना है और ये M12 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मत कर देना। अगला सवाल देखिए, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है। तो प्रथम सेल को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था प्रथम सेल को A1 इस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पर नंबर जो होते हैं ये ऑलरेडी राइट में लिखे जाते हैं, यानी कि नंबर्स का अलाइनमेंट जो होता है वो ऑलरेडी राइट होता है। आपका बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि आप MS एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट कराना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे। तो क्या उपयोग में लेंगे भैया, अगर आज की दिनांक आपको इंसर्ट करानी है तो कुछ मत करना, कंट्रोल+ आपको सेमी कोलन दबाना है दोस्तों, आज की दिनांक आपकी इंसर्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है इसके। आगे देखिए, MS एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3, फिर यहाँ पर आपका एस लगा हुआ है, फिर मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या है, तो लेफ्ट से आपको राजस्थान लेना है, कितना लेना है, 3 लेना है, तो राज आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका एस लगा हुआ था, एस लगा रहेगा। फिर मिड से आपको क्या लेना है, 2 से 2 लेना है, तो 2 से 2 लेना है, यानी दूसरे नंबर पर जाइए, 2 से 2 AN आपको लेना है, तो ये AN हो गया, डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। आगे देखिए, मान लें MS एक्सेल की हाल ही में चयनित सक्रिय सेल M130 है। ठीक है, मान लिया भैया 130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा, तो यहाँ पर होम बटन हम दबा रहे हैं। देखो होम बटन के साथ में यहाँ पर कोई सी भी की नहीं दबाई जा रही है, केवल होम बटन आपका दबाया जा रहा है, तो डायरेक्ट A1 पर तो हम पहुँच नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, अगर होम बटन दबाएंगे तो इसी में हम दोस्तों पहले पर चले जाएंगे, यानी A130 पर हम चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट प्रोग्राम का एक प्रकार नहीं है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम का गूगल शीट हो गया, जोहो शीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका रोज सिंपनी जो है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम का प्रकार नहीं है। किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता, तो सेल रेफरेंस आपका किस में नहीं बदलता है, बताइए दोस्तों, तो एबासोल्यूट रेफरेंसिंग जो है इसमें आपका दोस्तों सेल रेफरेंस नहीं बदलता है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग जो होती है आपकी दोस्तों उसमें आपका जो है फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इसे कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सेल सीट के नाम के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूनतम आपका क्या होना चाहिए, 1 वर्ण होना चाहिए और अधिकतम 31 वर्ण। तो न्यूनतम 1 और अधिकतम 31 वर्ण जो है ये MS एक्सेल सीट का नाम के लिए हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो गया, 1 से 31। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डेटा का डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक विधि है। तो अगर आपको डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे शॉर्टिंग कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाएगा, शॉर्टिंग। फिल्टर मत कर देना, यहाँ पर शॉर्टिंग ही आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित का निम्न में से कौन सा कमांड फंक्शन नहीं है, यानी कौन सा कमांड जो है वो फंक्शन आपका नहीं है। देखिए काउंट आपका होता है, ठीक है, काउंट जो है ये आपका होता है। यहाँ पर MIN यानी मिनिमम भी आपका होता है। यहाँ पर दिया गया है MAX यानी मैक्स भी आपका होता है। सब ट्रैक्ट आपका नहीं होता है दोस्तों, सब ट्रैक्ट जो है ये आपका नहीं होता है, ये आप रखना, यानी माइनस वाला नहीं होता है। बाकी आपका मिनिमम करो चाहे मैक्सिमम करो चाहे काउंट करो, ये आपका होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है। तो भैया वर्तमान दिनांक डालनी है, वर्तमान सिस्टम दिनांक, तो ये टुडे आपका दोस्तों ब्रैकेट लगाना है सिंपल वाला। ठीक है, MS एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ हैं। तो मैक्रो विशिष्टता जो होती है इसके क्या लाभ आपके हो जाएंगे, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यह संदेश भेजने के लिए प्रयोग होता है, यह समय की बचत करता है, यह वर्कशीट की रूपरेखा बनाता है, यह एक वर्कशीट में परिवर्तन के प्रारूपण को समान रूप से बनाए रखता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मैक्रो जो होता है ये समय की बचत करेगा, ये बात सही है। इसके अलावा यह एक शीट में परिवर्तन के प्रारूपण को समान रूप से बनाए रखता है, यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब कई सूचियों में डेटा बदल जाता है वह सभी सूचियाँ अपडेट नहीं होती तो इसकी वजह से होता है। तो सभी सूचियों में डेटा बदल गया और सूची अपडेट नहीं होती है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी वजह से दोस्तों डेटा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी आपकी हो जाएगी। MS एक्सेल में कौन सा ऑपरेट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए आपका कौन सा साइन यूज में लिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। ये वाला जो साइन है दोस्तों आपका, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के लिए यूज में लिया जाता है। आगे देखिए, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा पावर 2,3 यहाँ पर हो जाएगा, P यहाँ पर सही है। MS एक्सेल 2019 डेटा सीट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या हो जाएगा दोस्तों। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 2019 का पूछा गया है, तो ये आपका कैलिब्री हो जाएगा और 11 पॉइंट हो जाएगा, तो कैलिब्री और 11 पॉइंट आपका होगा। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा। तो वर्तमान दिनांक टुडे आपका ब्रैकेट भी देगा और नाउ ब्रैकेट भी देगा, ए और बी दोनों आपके सही हैं। ठीक है, और वो वाला फंडा ध्यान रखना आप, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन वाला। ठीक है, आगे देखिए, MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है। तो किस ऑपरेटर की प्रधानता यहाँ पर सर्वाधिक है दोस्तों। तो यहाँ पर परसेंटेज की प्रधानता सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में वोट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है। तो वोट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा सबसे बेहतर मदद कर सकता है दोस्तों, बताइए। तो ये गोल सिक आपका सबसे अच्छा मदद कर सकता है। MS एक्सेल में हम हाइड नहीं कर सकते, तो MS एक्सेल में किसे हाइड नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो MS एक्सेल में किसे हाइड नहीं किया जा सकता ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर रो को हाइड कर सकते हो आप, कॉलम को हाइड कर सकते हो आप, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों सीट को हाइड कर सकते हो, लेकिन रेंज को हाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो सीट, कॉलम, रो को हाइड कर सकते हो, रेंज को हाइड नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है। तो MS एक्सेल में कौन सा मान्य नहीं है, तो कैरेक्टर मान्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डेट, टाइम, लेवल और नंबर यहाँ पर आपके मान्य हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पावर पॉइंट के सवाल देखिए, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है। तो किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर या सामान्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है, स्लाइड शो होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है और सामान्य होता है। ठीक है, सामान्य का मतलब नॉर्मल व्यू होता है आपका। ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका होता है, स्लाइड शो व्यू होता है, लेकिन एक्सट्रीम एनिमेशन व्यू आपका नहीं होता है। आगे देखिए, प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जो वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पर पूछे गए हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ट्रांजिशन कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं ये आपके ट्रांजिशंस कहलाते हैं। आगे देखिए, पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को आरंभ से शुरू के लिए उपयोग की जाती है। तो आरंभ से शुरू के लिए उपयोग में ली जाती है F5। आगे देखिए, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। तो यानी कि एक थंब के रूप में वो दोस्तों आपको प्रस्तुत करेगा और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित भी करेगा। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, स्लाइड शॉर्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर।
आगे देखिए कि शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर बोला गया है नई स्लाइड आपकी इंसर्ट की जाती है। तो कभी भी अगर आपसे बोला जाए नई स्लाइड इंसर्ट की जाती है तो आप क्या आंसर करोगे? तो Ctrl+M आपको आंसर करना है पावर पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, पावर पॉइंट का जब पूछा जाए तो Ctrl+M आपको आंसर करना है, इंसर्ट का बोला जाए। लेकिन वो बोला जाए न्यू जो है स्लाइड, वो आपको दोस्तों नई स्लाइड पर जाना है तो Ctrl+N आपका होगा। ठीक है, आगे देखिए आप अपने हैंडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर हैंडआउट मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट कस्टम घूर्णन पथ मोशन लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये एड इफेक्ट करता है। कौन करेगा? एड इफेक्ट। आगे देखिए प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। तो निम्न को छोड़कर वो समाहित करता है तो ट्रांजिशन संक्रमण कमांड को छोड़कर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल ट्रांजिशन यानी संक्रमण को छोड़कर। आगे देखिए निम्न में से कौन आपके प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है? तो मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाएगा तो ये कौन करवाएगा? आउटलाइंस, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट, उक्त सभी। तो यहाँ पर उक्त सभी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आउटलाइंस, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट और उक्त सभी। कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है आपका। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रदर्शन तैयार करने के लिए, तो ये आपका पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नोट्स का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। तो नोट्स का एक प्रिंटआउट जो होता है वो निश्चित रूप से एक वक्ता के लिए होता है। MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज में ली जाती है? तो यानी कि वर्तमान जो है विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज में ली जाएगी दोस्तों? तो Ctrl+O यहाँ पर यूज में ली जाएगी। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है? तो बताइए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में दोस्तों आप ध्वनि क्लिप्स, चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, यानी दोनों डाली जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नए स्लाइड संवाद बॉक्स में ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध हैं? तो ऑफिस थीम के कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध है दोस्तों? तो ये आपके 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो नए स्लाइड डायलॉग बॉक्स में ऑफिस थीम के लिए कितने स्लाइड लेआउट उपलब्ध है? तो ये आपके 9 हो जाएंगे। आगे देखिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है, ये क्या कहलाता है आपका? तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? टेम्पलेट आपका कहलाएगा। ये क्या करता है? लेआउट को नियंत्रित करेगा और स्लाइडों की फॉर्मेटिंग करेगा। तो याद रखना है इसे टेम्पलेट कहा जाता है, जो कि लेआउट को नियंत्रित और स्लाइडों की फॉर्मेटिंग करेगा। सेट एग्जाम 2024 में पूछा गया है। MS पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? तो फ्लाई इन आपका क्या होता है दोस्तों? तो फ्लाई इन होता है एनिमेशन इफेक्ट जो होता है उसे फ्लाई इन कहा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट को प्रतिबिंब बना देता है, तो ये कौन होता है दोस्तों? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फ्लिपिंग जो होता है, याद रखना फ्लिपिंग जो होता है ये फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बना देता है, फ्लिपिंग। आगे देखिए एक प्रस्तुत के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इफेक्ट्स को क्या कहा जाता है? तो ये हम देख चुके हैं, ये आपका ट्रांजिशन हो जाएगा। आगे देखिए MS पावर पॉइंट में मैक्रो किस ग्रुप टैब में पाया जाता है? तो मैक्रो आपकी एक टैब होती है दोस्तों, ये किस में पाई जाती है? तो मैक्रो आपका किस में पाया जाएगा दोस्तों? तो ये व्यू में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा? व्यू में पाया जाएगा। स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं। तो स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो आपके टेक्स्ट रखते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये आपके प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्लेस होल्डर्स आपके कहलाते हैं। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, MS पावर पॉइंट में जो आपका हैंडआउट ऑप्शन होता है उसके प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जा सकती है हैंडआउट ऑप्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सवाल खत्म होते हैं। जो भी आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। लगभग 300 सवाल यहाँ पर किए हमने डिस्कस दोस्तों इतने कम टाइम के अंदर, तो इस वीडियो को आप डबल स्पीड में जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।